हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में भारत ने अपने संचार और इससे जुड़े हुए नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में प्रयासों को काफ़ी तेज कर दिया है। इन प्रयासों को बढ़ाने के कदमों के दौर में भारत ने कई सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जिनके साथ समझौते किए हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में इनसे जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, जो नेटवर्किंग है, उसको तेज किया जा रहा है। भारत के अंतर्गत संचार के लिए आप कई सारी देशी कंपनियों का नाम जानते हैं, जैसे कि रिलायंस हो सकती है, इस दिशा में रिलायंस जियो बेहतर काम कर रही है, भारतीय एयरटेल इसमें काम कर रही है और भी कई सारे नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े प्लेयर्स के रूप में जानी जाती हैं। हाल ही में एक समझौता हुआ है जहां पर भारत के गुजरात राज्य के अंतर्गत वन वेब कंपनी के साथ कुछ डील की गई है। इस डील के बारे में हमें जानना होगा और इस डील से जुड़ी हुई कौन कौन सी जरूरी प्रावधान है उनको भी समझना होगा। क्योंकि इस डील के अंतर्गत संचार को बढ़ाए जाने की बात है, इसमें उन ऑर्बिट्स के बारे में भी चर्चा की जाएगी जिन कक्षाओं में सैटेलाइट्स को स्थापित किया जा रहा है। कौन सी हैं वो कक्षाएं, वहां पर ही कुछ सैटेलाइट्स को क्यों स्थापित किया जा रहा है, ऐसे तमाम सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो टॉपिक है वह है कैसे काम करेगी भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो आज का जो टॉपिक है वो किस पर बेस्ड है, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, और जो प्रोजेक्ट है वो है वन वेब कंपनी का प्रोजेक्ट। तो किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लिया गया है, और यहाँ पर कुछ जरूरी बातें ये भी है कि ये भारत का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जो शुरू किया जा रहा है, भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं के लिए। कई बार पहली बार जो चीजें आती हैं वो चर्चा में बनी होती है और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। न्यूज़ है वन वेब टू सेटअप इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इन गुजरात। तो एक प्रश्न ये भी होगा, कहाँ इसको स्थापित किया जा रहा है? गुजरात के महसाणा। एक मिनट छोड़ दीजिए इसको। तो इसको स्थापित किया जा रहा है गुजरात में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है और इसका महत्व क्या है? खबर को समझे तो गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और वन वेब कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वो लोग गुजरात के महसाणा में एक नेटवर्क पोर्टल साइट को शुरू कर रहे हैं जो कि सैटेलाइट द्वारा संचालित किया जाएगा। अगर आप इन शब्दों को ही समझें तो आपको यहाँ पर इसका अर्थ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट यानी एक साइट का निर्माण किया जा रहा है जहां पर सैटेलाइट से जुड़ा हुआ नेटवर्क संचालित किया जाएगा, और ये भारत में चूंकि स्थापित किया जा रहा है और पहली बार है कि भारत में ऐसी कोई प्रोजेक्ट को स्थापित होता हुआ हम देख रहे हैं। तो वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया गया है जिसके तहत ये निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो आप समझते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को। तो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट क्या है और इसमें शामिल तकनीक क्या है? देखिए, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ जो संचार है, भले ही वो ब्रॉडबैंड से संबंधित रहा हो या सैटेलाइट से जुड़े हुए टेलीफोनी रही हो, यानी कि टेलीफोन, किसी को कॉल करना, किसी कॉल रिसीव करना। आप लोगों ने सैटेलाइट फोन के बारे में सुना होगा जो ऐसी जगहों पर भी हमें सुविधाएं देते हैं जहां पर सामान्य नेटवर्क काम नहीं करता, जैसे गहरे या घने जंगल वाला एरिया या ऊंचे पहाड़ों वाला एरिया, या फिर अगर हिमालय के क्षेत्र में कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहां पर सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि सामान्य नेटवर्क वहां पर काम नहीं करता। या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल होता है ताकि जो संचार का माध्यम है या संचार की सुविधा है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इनका इस्तेमाल ज़्यादातर सेना या ऐसी चीज़ों में किया जाता है, ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जहां पर इससे जुड़े हुए जो खुफिया विभाग हैं वो जानकारी को अपने पास एकत्रित कर सके और ठीक तरह से संचार से जुड़ सके। लेकिन अब चूंकि इस व्यवस्था को आगे अपनाया जा रहा है आगे, ताकि बाकी के जो संचार नेटवर्क है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सके। अब इसमें यह समझना है कि ये जो संचार अभी तक हम उपयोग कर रहे थे वो कैसे उपयोग में आ रहा था। तो यहाँ पर एक कक्षा का जिक्र है जिसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा कहलाती है, जहां पर अगर आप यहां देखें इस चित्र में तो कई सारे आपको सैटेलाइट्स दिख रहे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है, पर हम कहें कि पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? इसकी ऊंचाई जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी की सतह से 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि कोई सैटेलाइट स्थिर है
तो उसको हम क्या कहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट पर वह सैटेलाइट मौजूद है। तो इस तरह से कई सारे सैटेलाइट को आपस में जोड़ करके इसका एक कॉन्स्टलेशन बनाया जाता है, हम कहें कि सैटेलाइट्स का एक समूह बनाया जाता है जो मिल करके कई सारे एक दूसरे के साथ संचार बनाते हुए फिर पृथ्वी के अंतर्गत नेटवर्क को जोड़ते हैं और डेटा जमीन पर मौजूद इस तरह के जो रिसीवर्स हैं उन तक आता है और यहाँ से वापस सैटेलाइट के पास जाता रहता है, जो कनेक्शन है वो लगा रहता है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे नाम आएंगे जो इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे स्टारलिंक है, कुइपर है, वनवेब है, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो इस से जुड़े हुए संचार को संचालित करती हैं और इस तरह की सेवाएं देती हैं। तो LEO संचार पर भरोसा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं कि क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट हैं उनका उपयोग करके हम उच्च गति और कम लेटेंसी के साथ जो डेटा है वो भेज और प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों को, उच्च गति के साथ और लो लेटेंसी के साथ। हम कहते हैं कि हम डेटा ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ा रहे हैं या डेटा ट्रांसफर की स्पीड हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर इसका फायदा है कि इससे हमें हाई स्पीड और लो लेटेंसी मिलती है। कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में। अभी हम इसकी लिमिटेशंस भी समझेंगे जब हम MEO और जियो स्टेशनरी कक्षा से इसका संबंध जोड़ करके देखेंगे। तो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच भूस्थैतिक कक्षा में स्थित उपग्रहों की तुलना में कम समय यहाँ पर लगता है। अब देखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितनी है। LEO को हमने समझ लिया 500 से 1200 किलोमीटर। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितनी है, 5000 से 20000 किलोमीटर के लगभग। और जो GEO है, जियो सिंक्रोनस और अर्थ ऑर्बिट, वो लगभग 36000 किलोमीटर आप कह सकते हैं। वैसे इसको कहते हैं 35786 अगर आप एक्यूरेट नंबर में बोले, लेकिन 36000 भी आपको कई जगह पर लिखा हुआ मिल सकता है, पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार इन एल्टीट्यूड के साथ में इसका कवरेज एरिया और इसकी जो नेटवर्क की क्षमता है वो समझें। अगर हम हैं 36000 किलोमीटर पर, यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट पर, GSO भी बोल सकते हैं, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, लेकिन तो GEO भी आपको लिखा मिल सकता है। तो यहाँ पर कवरेज एरिया कितना है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो है। क्यों है ऐसा, इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी की सतह से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये जितनी ज़्यादा दूर होगी इसका मतलब आपको पता है कि बड़ा एरिया कवर कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसके पास जो एरिया है वो पूरी पृथ्वी को ही देखा जा सकता है। इसको आप ऐसे सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत पास से देख रहे हैं या नज़दीक से जाकर के किसी चीज़ को देखते हैं तो वो केवल इतनी ही दिखेगी, लेकिन अगर आप और दूर से जाकर के देखेंगे तो आपको पूरी दिखेगी, कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ से चूंकि दूरी इतनी ज़्यादा है इसलिए जो स्पीड है वो कम हो जाती है। वहीं इसकी तुलना अगर आप LEO से कर लें तो नज़दीक है, ऐसे में इसको दूरी जो है कम है यहाँ से, तो इसका जो कवरेज एरिया है वो अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है और लेटेंसी है वो घट जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, यानी कि जो विलंब है वो कम हो जाएगा। बहुत तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र होगा लेकिन कम स्पेस में होगा, यानी कि आपको इस तरह के कई सारे सैटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे, वही यहाँ दिया हुआ है। और ग्राउंड स्टेशन अगर आप GEO या GSO के तहत देखते हैं तो डिस्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर आप LEO के अंतर्गत देखते हैं तो कवरेज एरिया कम है लेकिन स्पीड बहुत फास्ट है। यहाँ पर आपको लोकल लेवल पर कई सारे ग्राउंड स्टेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि कई सारे सैटेलाइट्स आपके उस क्षेत्र को कवर करें। वैसा ही कुछ यहाँ पर वनवेब के उपग्रह भी कर रहे हैं। तो वनवेब के लगभग 648 उपग्रह हैं जो 1000 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी कि LEO पर भेजे गए हैं और पूरे विश्व को कवर करने का प्रयास करते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बताती है कि जमीन पर सिग्नल और डेटा डाउनलिंक और अपलिंक टर्मिनल या बेस स्टेशन के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल बनाया जाएगा उससे डेटा भेजा भी जाएगा और प्राप्त भी किया जाएगा। डेटा डाउनलिंक और अपलिंक दो शब्द हैं, इसको याद रखिएगा। आप जब कभी अपना वाईफाई यूज़ करते होंगे तब भी आप देखिएगा वहाँ पर स्पीड जब आप चेक करते होंगे तो दो तरह से स्पीड बताता है, एक अपलिंक की स्पीड और एक डाउनलिंक की स्पीड। यानी जब आप डेटा कहीं पर अपलोड करते हैं, सामान्य भाषा में समझे, या डाउनलोड करते हैं, तो वही अपलिंक और डाउनलिंक की स्पीड वहां पर आपको मदद करती है कि आप कितनी तेजी से डेटा भेज पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे।
अगला है सैटेलाइट ट्रैकिंग एंटीना सिस्टम से डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मीडिएटर के रूप में भी काम लिया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम समझें कि सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो SNP है वो पूरी पृथ्वी को अगर कवर करना चाहे तो हमें चाहिए होंगे 40, ठीक है। लेकिन भारत के संबंध में हमें केवल 2 की ही आवश्यकता होगी, जिसमें से एक का जो निर्माण है वो गुजरात में किया जा रहा है और दूसरे का जो एक आने वाले समय में निर्माण कार्य हो सकता है, संभावित है, वो दक्षिण भारत की ओर होगा और वहां पर तमिलनाडु में संभावित है कि उसको लगा दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु के पास का भी जो तटीय क्षेत्र है, खुला समुद्र है, वहां मिलता है। भी एक प्रश्न ये भी हम समझेंगे कि आखिरकार इसको गुजरात में ही क्यों लगा रहे हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, नीतियों के अलावा जो एक्सेप्टेंस है, जो पॉलिसीज है, वो कैसे काम करती हैं। तो वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन परियोजना में 100 करोड़ रुपए तक के निवेश की योजना है। चूंकि निवेश आ रहा है भारत में निवेश होने से कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो 500 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियां इससे मिल सकती हैं, जिसमें दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग वाली पोस्ट भी इसमें शामिल होंगी। इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई जानकारी, कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, उसको ठीक करना, उसको बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए रोजगार, दूरसंचार से जुड़े हुए, तो लगभग 20 एकड़ जमीन की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट विदेशों में, खासतौर से कनाडा, नॉर्वे, US और UK में चल रहे हैं। तो अनुमोदन कौन कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो बुनियादी ढांचा है, मान लीजिए वो सरकार के विभाग से या सरकारी नीतियों की मदद से मिल जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो रेगुलेटरी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स है या मंजूरियाँ है, वो इन्हें इन स्पेस की भी चाहिए होगी, रेगुलेशन से जुड़ी हुई। इसको क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। दूसरा आपने ट्राई का भी नाम सुना है, तो ट्राई यहाँ पर क्या करेगा? स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी हुई जो मंजूरियां हैं वो ट्राई से लेनी होगी, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से इनको मंजूरियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्रश्न इसमें यह भी है कि आखिरकार इसका जो निर्माण कार्य है वो गुजरात में ही क्यों किया जा रहा है? राजस्थान में भी बना सकते थे हम, उत्तर प्रदेश में भी बना सकते थे, तो आखिरकार इन जगहों पर क्यों नहीं कर रहे? तो इसका एक टेक्निकल आंसर है कि पहली तो गुजरात की अवस्थिति जो कि भौगोलिक है, दूसरा व्यावसायिक हित, 2 चीज़ों को कंपनी ने प्राथमिकता दी है। भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से अगर हम समझें तो चूंकि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, ऐसे में एक लंबा समुद्री क्षेत्र भी इनको मिल जाता है। यहाँ पर आपको नक्शे में दिख रही होगी, लगभग 1214.7 किलोमीटर के आसपास की जो तटरेखा है वो गुजरात की है, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको पहला लिख दें। दूसरा, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, चौथे पर है महाराष्ट्र और उसके बाद अन्य। अगर आपको टॉप 4 बतानी हो तो कौन कौन सी? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो अगला नंबर हो सकता है जो निर्माण कार्य का है वो तमिलनाडु में कर दिया जाए। चूंकि इसमें दूसरी भी चीज़ें हैं, व्यावसायिक हित भी जुड़े हैं, यानी जो पॉलिसीज़ हैं किसी स्टेट की वो कितनी रोजगार उन्मुख है या फिर कितनी जो कॉरपोरेट्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो अनुकूल कारोबारी माहौल जहां मिलेगा, निवेशक वहां पर जाना चाहेंगे। और जितने और भी सारे प्रावधान होते हैं, जमीन के बाद इलेक्ट्रिसिटी या और भी जो मंजूरियां लेनी है, वो सभी जितनी आसानी से मिलेगी उसको ही हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर शामिल करने का गुजरात को। अब भारत में वन वेब की बढ़ती पहुंच एक टॉपिक के रूप में इसको भी समझ ले, सब टॉपिक के रूप में। तो वन वेब चूंकि यूके स्थित एक कंपनी है जो कि भारत के अंतर्गत भारतीय इंटरप्राइजेस कंपनी के अंतर्गत संचालित है। यहाँ पर प्रमुख निवेशक भी है और शेयर धारक भी है भारतीय इंटरप्राइजेस की। और भारतीय इंटरप्राइजेस को आप एयरटेल के नाम से भी जानते हैं जब ये काम करती है। इसके संस्थापक है सुनील भारती मित्तल, और ये वन वेब के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं भारत के अंतर्गत। तो ये इसकी एक बेसिक जानकारी है। इसके पहले अगर हम देखें तो कोई एक रिकॉर्ड बना था जो 26 मार्च को, जब श्रीहरिकोटा से मार्क 3 रॉकेट के जरिए वन वेब के 36 जनरल 1 कैटेगरी के जो उपग्रह हैं वो लॉन्च किए गए थे और सफलतापूर्वक वो लॉन्च हुआ था। तो वहां पर जो हमारा LVM रॉकेट है वो भी
टेस्ट हो रहा है कि किस तरह से वो सफलतापूर्वक लॉन्चेस कर सकता है। अभी हमने हाल ही में LVM-3 से एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन भेजा है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है वह मिशन कौन सा है, उसका नाम LVM-3 के जरिए, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई प्रीलिम्स में कोई सवाल बने तो उसका उत्तर आपको दे देना है। और एक अवधारणात्मक समझ में मैं आपको हिंट ये करूंगा कि आपको इन बातों को समझना है कि आखिरकार इस तरह की कोई कंपनी गुजरात में क्यों गई, क्योंकि ये भी एक जरूरी प्रश्न के रूप में GS पेपर 3 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति और वहां पर जो कार्यकारी माहौल है या कारोबारी अनुकूल माहौल है, उसकी वजह से कंपनी ने निर्णय लिया कि वो वहां जाना चाहता है। विज्ञान एवं तकनीक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर संचार सैटेलाइट का हम उपयोग करते हैं, या फिर कहाँ पर जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई सैटेलाइट्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस टॉपिक से निकलेंगी, तो आपको उन पर ध्यान देना है कि सैटेलाइट नेटवर्क हमने किस तरह से LEO पर स्थापित किया है और क्यों किया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप कमेंट सेक्शन में इससे जुड़ी हुई जो जरूरी बातें हैं पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया।